चेक कर रहे हैं क्या? चलो, सांस ले ले जोर से। कितने सेकंड हो गए? 10 सेकंड, 20 सेकंड पे शुरू करते हैं। चलो ठीक है। सो हेलो, नए फिर से वापस से यार सॉरी मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि सर मैं यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आऊँगा, बिहाइंड द सीन्स लेके आऊँगा, नई शॉर्ट फिल्म या सीरीज़ लेके आऊँगा। नहीं हो पाई, सॉरी उसके लिए। और इस बैकग्राउंड के लिए भी फिर से सॉरी। ये जो बैकग्राउंड है तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्टूडियोज़ है नहीं। तो फिर भी फिलहाल के लिए जो कर सकते हैं हम यूट्यूब पे कर सकते हैं, तो दिखाते हैं क्या कर सकते हैं। तो आज एक बड़ी ही यूनिक चीज़ है मेरे पास, बड़ी यूनिक कमाल की आइडिया आई थी, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं, तो लेके आया मैं वीडियो। अब पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगेगी, बुरे लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, नहीं लगेगी, पता नहीं। किसी और ने भी इस आइडिया पे वीडियो बनाया हो सकता है, पर क्या पता। मैं जो तरीका से इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों के सामने इस चीज़ को, शायद वो इंटरेस्टिंग लगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो कभी आप लोगों ने ऐसे जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं या फिर जिन्होंने स्क्रिप्ट प्ले या स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की है, उनको इसका डिफरेंस तो उनको इनका डिफरेंस नहीं पता होगा। जो लोग करते हैं शायद उनको पता होगा। तो स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है? अब बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जैसे जिनका अगर हम नाम ले, जैसे कि क्वेंटिन टैरेंटिनो हो गए, मार्टिन स्कॉर्सेसी हो गए, लियोनार्डो बोल रहा हूँ, क्रिस्टोफर नोलन हो गए, या फिर हमारे इंडिया में ही ले लीजिए, एस एस राजमौली हो गए, अनुराग कश्यप हो गए। ये बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और राइटर्स कौन तरीके की स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट फॉर्मेट को फॉलो करते हैं? तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो शुरू हम उससे करेंगे कि स्क्रिप्ट क्या है। तो स्क्रिप्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे हम एक स्टोरी लिखते हैं, हम बताते हैं कि ये हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये सुनने में कैसा लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपने एक बेसिक सी हो गई। पर अगर हम स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में जाएं, तो स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में ये हो जाता है कि कैमरा मेरी तरफ घूमा हुआ है, मुझ पे फोकस है, और मेरी आवाज़ अभी वहाँ पे एको हो रही होगी, या फिर आपको जिस तरह से सुनाई दे रही है सुनाई दे रही होगी, और मेरे हाथ ऐसे जेस्चर्स दिखा रहा हूँ। तो कैमरा वो सभी चीज़ों को फॉलो करता है, वो उसे हम विजुअल। और इसी को अगर स्क्रीन प्ले को कोई पढ़ता है तो वो विजुअली सोचता है कि विजुअली ऐसा दिख रहा है, सपोज मतलब कि ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा दिख रहा है। पर जब वो एक्चुअल में जब वो स्क्रीन प्ले को कैमरामैन या फिर डायरेक्टर जब उस स्क्रीन प्ले को फॉलो करते हैं, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाती है। बट एग्जैक्टली वही चीज़ वो करने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोग उन्होंने पेपर पे उतारी है। और स्क्रिप्ट में बस ये मैं सिर्फ स्क्रिप्ट, डायलॉग और प्लॉट यही होते हैं उसमें। वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं जाते। जैसे कि अगर हम ग्रेट फिल्म मेकर क्वेंटिन टैरेंटिनो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद होते हैं। उनके फिल्म में जो डायलॉग और कन्वर्सेशन होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं, एंड लिटरली सो कूल। कूल बोले तो ब्लडशेड इज नॉट ऑलवेज अ कूल थिंग फॉर मी। ब्लडशेड अच्छी लगती है, पर ब्लडशेड ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है, मुझे भी उल्टी आ जाती है। बट स्टिल आई लव क्वेंटिन टैरेंटिनो। तो उनकी एक फिल्म थी जो शायद बेसिकली आज के कोविड के टाइम के बाद सभी लोगों ने देख लिया, और उन्होंने फिर उनको कहा ग्रेट फिल्म मेकर। जैसे कि अभी मैं मार्टिन स्कॉर्सेसी। तो उन्होंने पल्प फिक्शन जब लिखी थी, तो पल्प फिक्शन जो थी वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट फॉर्मेट में थी। वहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ था, सिर्फ स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट जिसमें कैरेक्टर्स थे, डायलॉग्स थे, स्टोरी का प्लॉट था। दिस इज कॉल्ड द मास्टरपीस ऑफ स्टोरी टेलिंग। और उन्होंने उसी स्क्रिप्ट को, उसी फॉर्मेट ऑफ स्क्रिप्ट को बाद में इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में यूज किया, जैंगो अनचेन्ड में यूज किया, किल बिल में भी यूज किया। बाद में उन्होंने जब वो फिल्म बनाने की कोशिश की, तो फिल्म उस समय बनाते समय उन्होंने ऑन पॉइंट विजुअली उसको समझा था, ऑन पॉइंट, ऑन द सेट, ऑन द स्पॉट विजुअली उसे बनाया था। बट हमेशा से स्क्रिप्ट फॉर्मेट को ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर उनकी दूसरी तरफ अगर हम और एक बड़े कमाल के फिल्म मेकर का नाम ले लें, क्रिस्टोफर नोलन। वो
जब लिखते हैं तो सिर्फ विजुअली सोचते हैं। इसलिए आज भी अगर हम उनकी फिल्में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो विजुअली उन्होंने कितना काम किया है। विजुअली स्क्रिप्ट लिखना बहुत ही कमाल की चीज़ है। एंड वो हमें ओपेनहाइमर में भी दिखी थी, वो हमें इंटरस्टेलर में भी दिखी थी, वो हमें डार्क नाइट में भी दिखी थी, डार्क नाइट राइजेस में भी दिखी थी। एंड इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डार्क नाइट। जब डार्क नाइट पहली बार आई थी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था जब जोकर की एंट्री हुई थी। उसके डायलॉग्स और उसका एंट्री, उसके हर एक सीन बेस्ट इसलिए थे क्योंकि उसके क्रिस्टोफर नोलन ने विजुअली सोचा था। बैटमैन का एंट्री से लेके हर किसी की एंट्री इतनी विजुअली स्टनिंग क्यों थी? बिकॉज उसको विजुअली वैसा बनाया गया था। जो जोकर का एंट्री सीन था ना, वो उतना कमाल का इसलिए था क्योंकि उसने विजुअली क्रिस्टोफर नोलन ने उसे विजुअली सोचा था। एंड इवन आज भी अगर क्रिस्टोफर नोलन की आप किसी भी इंटरव्यू को देख लीजिए तो उनको आज भी जोकर की वो एंट्री जो उन्होंने बनाई थी या लिखी थी, जो सोची थी, जो इमेजिन किया था, वो एग्जैक्टली उसी तरह उन्होंने बैठाया। एंड वो उसने तहलका मचा दिया। एंड नोवाडेज आज भी कोई हीथ लेजर जैसा जोकर नहीं बन सकता, और क्रिस्टोफर नोलन जैसा कोई जोकर बना ही नहीं सकता। क्रिस्टोफर नोलन जैसा कोई सुपर हीरो मूवी बना ही नहीं सकता। और इसी तरह जैसे कि अगर हम सोचे इंडिया में एस राजामौली, उनकी भी फिल्म, अब हम क्या उनके क्या फिल्म्स की बात लें, उनके तो बहुत सारी फिल्म्स हैं जैसे कि सबसे दो बड़ी फिल्में बाहुबली द कंक्लूजन, उसके बाद RRR। हम अगर इन सब फिल्मों की तो हम बात करते ही करते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में जब भी कोई इंडिया का बड़ा फिल्म मेकर कौन है, हर कोई क्या होता है, एस राजामौली। पर एस राजामौली की एक अंडररेटेड मूवी थी जिसकी कोई बात करता नहीं है, बहुत कम लोग बात करते होंगे उसके बारे में, पर वो फिल्म थी मक्खी। एंड मक्खी मैंने जब देखी थी, मैंने अपने चाइल्डहुड में मक्खी देखी थी और मुझे बहुत मजा आया था मक्खी की। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था जब मक्खी का वो लास्ट एंडिंग में एक गाना आता है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बचपन था, छोटा था, बच्चा था, पर आज अगर मैं उस चीज़ के बारे में याद करता हूँ, उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना, उस मक्खी फिल्म को मैं री इमेजिन करता हूँ या फिर कभी मैं देख लेता हूँ टीवी पे या कहीं पर भी उसकी छोटी सी सीक्वेंस देख लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि इसको किस तरह का फॉर्मेट यूज़ किया गया था। तो उसमें भी मुझे पता चलता है वो स्क्रीन प्ले फॉर्मेट ही यूज़ किया गया था। पूरी विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो यही होता है कि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में डिफरेंस क्या है। तो अगर अभी भी आपको ना समझ आए तो मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास एक मेरी पुरानी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये दिख रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इसमें ऊपर में EXTD गंगा घाट इवनिंग, देख लीजिए, लिखा होगा। अगर शायद उल्टी पड़ी होगी तो कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी समझ आ रहा हो तो EXTD का मतलब क्या होता है? EXTD मतलब हुआ एक्सटीरियर, मतलब कि आउटसाइड, मतलब कि घर के बाहर, मतलब कि हम बाहर शूट कर रहे हैं कोई चीज़। सपोज गंगा घाट जो है वो पब्लिक लोकेशन है, तो मतलब कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि आउटसाइड है, हम अंदर नहीं है, घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर का लोकेशन है, तो इसलिए एक्सटीरियर यूज़ करते हैं। गंगा घाट मतलब कि लोकेशन क्या है? जैसे यहाँ पे अगर मैंने गंगा घाट दिया है, तो जैसे कि अगर कोई रोड हो गया, कोई ब्रिज हो गया, या फिर कोई हाईवे हो गया, या ओशन ओशन बोल रहा हूँ, बीच हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो ये सब जगह, कैफे, आउटसाइड द कैफे, आउटसाइड अ मॉल, पार्किंग लॉट, ये भी एक तरह से एक्सटीरियर ही है क्योंकि हम इंटीरियर नहीं दे सकते। मतलब कि अगर पार्किंग, अगर जहाँ पे खुले मैदान हो, मतलब कि खुला जगह हो, रोशनी आती हो धूप की या रात की चांद की रोशनी आती हो, तो वो भी एक तरह से आउटसाइड लोकेशन ही हो गया। तो ये एक लोकेशन हुआ वहाँ पे, ठीक है। लोकेशन हम और भी चीज़ें हो सकती है, अगर एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर में हम लोकेशन को उसी तरह पुट करेंगे जिस तरह का अगर आउटसाइड लोकेशन में आए। और टाइम, यहाँ पे मैंने देखे तो यहाँ पे दिया हुआ है इवनिंग, ठीक है, तो ये हुआ टाइम, ये टाइम होता है।
हाँ ये टाइम है, इस टाइम टाइम में ये सीन है। तो यहीं पे और फिर हम वहां से लिखते हैं कि रेनू एंड बाला इज सिटिंग एट द स्टेयर्स ऑफ गार्ड। शी वॉज सिटिंग वन स्टेयर अवे फ्रॉम हिम with no expression and looking at the river, water flowing and all the ships in the river. Bala could not be able to hold the silence within him and broke into her reverie and sitting beside her. तो ये हुआ हमारा विजुअली, इतनी परफेक्ट नहीं है पर विजुअली किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो कहाँ पे, वो एक स्टेयर आगे बैठी हुई है, बाला उसके पास जाता है, उसके पास में जाके बैठता है और उस इस दोनों के बीच में एक साइलेंस है। और विजुअली हम वहाँ पे वो रेनू रिवर की तरफ देख रही है, घाट से, घाट पे बैठकर रिवर की तरफ देख रही है। तो वो हम विजुअली उसे उसके पर्सपेक्टिव से हम दिखाते हैं रिवर को। तो उसी तरह से ये पूरी सीन जा रही है। और उसकी रिवरी को ब्लॉक करना मतलब कि वो जो सोच रही, उसके वो जो साइलेंस उसने बाला के बीच में बनाई हुई थी रेनू ने, बाला ने उस साइलेंस को तोड़ा। और वहां से हमारा शुरू हुआ डायलॉग। और डायलॉग के टाइम में हम यहाँ पे बाला पुट कर देते, यहाँ पे हम बाला का नाम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब बाला के नाम पुट करने के बाद हम डायलॉग्स लिखते हैं। तो इसी तरह से सीन चलता है। अब वहां पे अगर हम थोड़ी सी ठहराव आ जाए, डायलॉग्स के बीच में अगर थोड़ा सा रुकना पड़े, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं भी अभी कुछ देर पहले बात कर रहा हूँ तो मेरे बीच में कभी कभी पॉजेज आ रहे हैं। तो इन पॉजेस को जब डायलॉग्स लिखने जाते हैं ना तो वो पॉजेस भी आना जरूरी रहते हैं। वैसे ये जो है, ये जो फॉर्मेट ऑफ स्क्रीन प्ले है, ये इसमें मैंने स्क्रिप्ट इंक्लूड किया है। मुझे डायलॉग्स पसंद है तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। विजुअली हमने विजुअली कैसे होना चाहिए, सब कुछ मैंने प्लॉट कर दिया इसमें। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। ये तो हम शुरू करते हैं पॉजेस से। तो पॉजेस जरूरी होते हैं हर एक स्क्रीन प्ले में। जब अगर डायलॉग्स लिख रहे हैं ना, हम शायद पॉजेस नहीं भी दे सकते पर या फिर दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई डायलॉग लिख रहे हैं, कोई स्पेशल कोई डायलॉग लिख रहे हैं जहाँ पे मुझे लगता है एक्टिंग वाइज एक्टर्स को पता रहता है, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पॉजेस देने चाहिए। पर हम चाहते हैं कि हम कभी कभी दे देते हैं, क्योंकि एक्टर्स भी शायद हमारे डायलॉग्स को समझ ना पाए, तो इसलिए हम पॉजेस लिख देते हैं कि शायद उनको समझ आए। पर वो ज़्यादातर एक्टर्स अगर चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ पॉजेस देने चाहिए। एक्टर्स को हम एक्टिंग नहीं सिखाते सकते, डायलॉग डिलीवरी हम नहीं सिखा सकते। फिल्म मेकर का एक ही काम होता है कि उसको फिल्म बनाना है। अगर वो किसी भी फिल्म मेकर कोई भी तरीके का होता है, एक सिनेमाटोग्राफर भी जो है वो भी एक फिल्म मेकर है, स्क्रिप्ट राइटर जो है वो भी एक तरीके का फिल्म मेकर है, डायरेक्टर जो है वो भी एक तरीके का फिल्म मेकर है। पर उनकी जॉब अलग अलग होती है। तो डायरेक्टर का जॉब होता है वो विजुअली वो एक्टर्स को पता है कि उसको क्या, उनको क्या सीन करना है और उनको किस तरह से करना है, कौन से कैमरा में देखना है, कहाँ देखना है, किस तरह से अपने हाथ को मूव करना है। ये शायद मतलब कि कुछ बेसिक चीज़ें वो उन्हें बताते हैं, पर डायरेक्टर कभी उनको एक्टिंग नहीं बताता कि एक्टिंग कैसे हो रही है। डायरेक्टर सिर्फ ये देखता है, उसको कन्विंस करना होता है अपने आप, उसको अपने आप को कन्विंस करना होता है कि यार ये शायद सीन अच्छा लग रहा है, अब देखने में अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, ये ठीक है, इसको हम करते हैं। सिनेमाटोग्राफर का जॉब होता है कि डायरेक्टर आता है, सिनेमाटोग्राफर को बोलता है कि मुझे इस तरह का सीन चाहिए, विजुअली ऐसा होना चाहिए। सिनेमाटोग्राफर फिर वहाँ पे वो अपना दिमाग लगाता है, वो अपना काम समझ जाता है कि जिसको जिस तरह का सीन चाहिए उसको मैं उससे बेटर या बेस्ट ला के दूंगा, तो वो उस तरह से बेटर या बेस्ट शॉट ला के दे देता है। तो डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर को उसका काम नहीं सिखाता, सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर को उसका काम नहीं सिखाता है। उसी तरह एक्टर को भी हम अपना उनका काम नहीं सिखा सकते। तो फिर भी हम स्क्रिप्ट में पॉजेस दे देते हैं। तो स्क्रिप्ट में पॉजेस देने का मतलब हुआ कि हम डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं तो हम बीच बीच में कभी कभी हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वो रुकने को, उस ठहराव को, रुक को दिखाने के लिए हम पॉजेस यूज कर देते हैं। उसके बाद फिर डायलॉग्स को आगे बढ़ाते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो इंटीरियर हो गया, इंडोर लोकेशन। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपके सामने देख के आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो विजुअली ये हो गया, ये इंडोर लोकेशन हो गया। लोकेशन में क्या कह सकता हूँ, मेरा ये घर, जैसे कि INT रौनक्स हाउस, या फिर एक हाउस, या फिर एक होम, या फिर उस पर, या फिर एक रूम। उसमें फिर हम अभी हो रहा है डे टाइम, ठीक है, दोपहर के 3 बज रहे हैं मेरे यहाँ पे। मैं पोस्ट करूँगा तो आप कब पोस्ट करूँगा पता नहीं, पर अभी के हिसाब से आज का दिन है 28 नवंबर
28 नहीं, 29 नवंबर, हाँ 29 नवंबर, और दोपहर के 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये है टाइम, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से उसके बाद हमने विजुअली लिख दिया कि मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ, मेरा आसपास के लोकेशंस के बारे में विजुअली एक्सप्लेन कर दिया। कैमरा एक टाइट फ्रेम या फिर एक लोकेशन पे है और वो मुझे शूट कर रहा है। तो ये हो गया हमारी विजुअल स्टोरी, ये हमारी विजुअली हो गई। अब मैं जो डायलॉग्स बोल रहा हूँ वो तो वैसे मैं स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, पर अगर मेरे पास स्क्रिप्ट होती तो मैं इस तरह से बोल नहीं होता, इस तरह से अटक अटक के नहीं बोल रहा होता। पर स्क्रिप्ट होती तो शायद मैं फ्लुएंटली बोल देता और ये वीडियो इतनी लंबी नहीं जाती और अच्छी खासी आ जाती। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो यही है डिफरेंस होता है एक स्क्रीन प्ले में और एक स्क्रिप्ट पे। तो अगर हम स्क्रीन प्ले लिख, तो अब ये पूछा जा सकता है कि तो बेस्ट क्या है, स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट, कौन बेटर है, क्वेंटिन टैरेंटिनो या फिर क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेसे या फिर अनुराग कश्यप। तो मैं कहूँगा भाई दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही अपने 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 फील्ड में मास्टरपीस बिल्ड कर चुके हैं। तो इन दोनों को लेके हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। पर हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर स्क्रिप्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए ना, तो हम एक वो चीज बना सकते हैं जो किसी ने नहीं बनाई होगी। हम वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता है। हम अनस्टॉपेबल थे, आज भी अनस्टॉपेबल है, हम उससे और भी ज्यादा अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। तो हम ग्रेट फिल्म्स बना सकते हैं। तो विजुअली और उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है, प्लॉट इंपॉर्टेंट है, विजुअली दिखना भी इंपॉर्टेंट है। विजुअली लोकेशंस, लाइट्स, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी स्क्रीन प्ले के लिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए, एक अच्छी मूवी के लिए, एक अच्छी फिल्म के लिए, अच्छी सीरीज के लिए, अच्छी कंटेंट्स के लिए। और हाल ही के फिलहाल कोशिश तो यही रहेगी कि मैं अच्छी फिल्म बना के लेके आऊँ या अच्छी सीरीज बना के लेके आऊँ। कोशिश यही है, ट्राई कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।